फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान या बाकी सारे एनिमल्स अपने खाने के लिए आखिर किस पर डिपेंड करते हैं? जवाब सिंपल है, प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं और इसीलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक फिजिको-केमिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स लाइट एनर्जी का यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ये प्रोसेस हमारे लिए दो वजहों से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि अर्थ पर खाने का प्राइमरी सोर्स यही है, और दूसरा ये कि इसी प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हमारे सांस लेने के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं कि हमें इसके बारे में पहले से क्या क्या पता है। अगर हम कुछ पुराने एक्सपेरिमेंट्स को देखें, जैसे कि वो वेरीगेटेड लीफ वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें पत्ती का कुछ हिस्सा हरा होता है और कुछ सफेद, तो उससे ये साफ हो गया था कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीफ के ग्रीन पार्ट्स में ही होता है जहां क्लोरोफिल होता है। एक और एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, मॉल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें एक पत्ती का आधा हिस्सा टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा जाता है जिसमें KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भीगा हुआ कॉटन होता है। ये KOH सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब इस पत्ती को स्टार्च के लिए टेस्ट किया गया तो पता चला कि जो हिस्सा ट्यूब के अंदर था उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इससे ये प्रूव हो गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 कितनी ज़रूरी है। अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और बात करते हैं उन साइंटिस्ट की जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की समझ को डेवलप किया। सबसे पहले आते हैं जोसेफ प्रिस्टले। 1770 के टाइम पर उन्होंने एक बेल जार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जार के अंदर जलती हुई मोमबत्ती और एक चूहा रखा। थोड़ी देर में मोमबत्ती बुझ गई और चूहा मर गया। प्रिस्टले ने कंक्लूड किया कि जलती हुई मोमबत्ती और सांस लेने वाला जानवर हवा को डैमेज कर देते हैं। लेकिन फिर उन्होंने उसी जार में एक पुदीने का पौधा यानी मिंट प्लांट रखा और देखा कि इस बार चूहा भी जिंदा रहा और मोमबत्ती भी जलती रही। यहां से उन्होंने हाइपोथेसिस दी कि प्लांट्स उस हवा को वापस रिस्टोर कर देते हैं जिसे एनिमल्स और मोमबत्ती ने खराब किया था। इन्हीं के सेटअप को आगे बढ़ाया जैन इंजनहाउस ने। उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को एक बार अंधेरे में और एक बार तेज धूप में करके देखा। उन्होंने दिखाया कि हवा को साफ करने का ये काम सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो सकता है। इंजनहाउस ने एक एक्वाटिक प्लांट के साथ एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने नोटिस किया कि तेज धूप में प्लांट के ग्रीन पार्ट्स के चारों तरफ छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं, जबकि अंधेरे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में उन्होंने पहचाना कि ये बबल्स ऑक्सीजन के थे। इस तरह उन्होंने ये साफ कर दिया कि प्लांट का सिर्फ ग्रीन हिस्सा ही ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जूलियस वॉन सैक्स की। 1854 में उन्होंने ये एविडेंस दिया कि जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज ज्यादातर स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। उन्होंने ये भी बताया कि प्लांट्स का जो हरा सब्सटेंस है, जिसे हम आज क्लोरोफिल कहते हैं, वो सेल के अंदर स्पेशल बॉडीज में मिलता है जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सैक्स ने क्लियर कर दिया था कि प्लांट के इसी हरे हिस्से में ग्लूकोज बनता है और स्टार्च की तरह स्टोर होता है। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया TW एंजलमैन ने। उन्होंने एक प्रिज्म का यूज करके लाइट को उसके 7 रंगों यानी स्पेक्ट्रम में तोड़ दिया और फिर एक हरे शैवाल यानी क्लेडोफोरा को उस लाइट में रखा। उन्होंने इस सेटअप को एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा था ताकि वो ये देख सकें कि ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है। उन्होंने नोटिस किया कि बैक्टीरिया सबसे ज्यादा ब्लू और रेड लाइट वाले एरिया में जमा हो रहे हैं। यहां से फोटोसिंथेसिस का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब हुआ, जो काफी हद तक क्लोरोफिल A और B के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जैसा ही दिखता है। 19वीं सदी के मिड तक हमें फोटोसिंथेसिस की काफी बातें पता चल गई थीं, जैसे कि प्लांट्स लाइट एनर्जी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इसकी एक पुरानी इक्वेशन भी दी गई थी, CO2 + H2O लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं CH2O यानी कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। लेकिन एक बड़ा बदलाव तब आया जब माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नेलियस वैन नील ने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर अपनी स्टडी की। उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस असल में एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें किसी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से निकलने वाला हाइड्रोजन
कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना देता है। ग्रीन प्लांट्स में ये हाइड्रोजन डोनर पानी यानी H2O होता है, जो ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन रिलीज करता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर H2S होता है, इसलिए वहां ऑक्सीजन की जगह सल्फर या सल्फेट रिलीज होता है। इससे वैन नील ने यह बहुत बड़ी बात कंक्लूड की कि प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो पानी से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। बाद में रेडियो आइसोटोप टेक्निक से ये बात पूरी तरह सच साबित हुई और इसी वजह से फोटोसिंथेसिस की पूरी इक्वेशन बनी 6CO2 + 12H2O। लाइट और क्लोरोफिल की मदद से देते हैं ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल पानी और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। अब सवाल आता है कि ये सब होता कहाँ है? आप कहेंगे ग्रीन लीफ या क्लोरोप्लास्ट में, और आप बिल्कुल सही हैं। लीफ के मेसोफिल सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल की दीवारों के साथ इस तरह लग जाते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिल सके। अगर आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसमें ग्राना, स्ट्रोमा लेमिली और मैट्रिक्स स्ट्रोमा मिलता है। यहाँ काम का बंटवारा यानी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, इसका काम है लाइट को ट्रैप करना और ATP और NADPH बनाना। इस हिस्से को हम लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये सीधे लाइट पर डिपेंड करती है। दूसरी तरफ स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं जो शुगर बनाती हैं और बाद में यही शुगर स्टार्च में बदल जाता है। ये हिस्सा सीधे लाइट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यानी ATP और NADPH पर डिपेंड करता है। इसलिए इसे डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन कहते हैं। पर ध्यान रहे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये अंधेरे में होती है या लाइट पर डिपेंड नहीं करती। फोटोसिंथेसिस के इस पूरे प्रोसेस में लाइट और डार्क रिएक्शंस एक साथ मिलकर काम करती हैं ताकि प्लांट अपना खाना तैयार कर सके। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स की पत्तियों में हरे रंग के इतने अलग अलग शेड्स क्यों होते हैं? अगर हम पेपर क्रोमैटोग्राफी करके देखें तो पता चलता है कि लीफ का कलर सिर्फ एक पिगमेंट की वजह से नहीं, बल्कि 4 पिगमेंट्स की वजह से होता है। पहला है क्लोरोफिल A, जो ब्राइट या ब्लू ग्रीन दिखता है। दूसरा है क्लोरोफिल B, जो येलो ग्रीन होता है। तीसरा जैंथोफिल्स, जो येलो होते हैं। और चौथा कैरोटेनॉइड्स, जो येलो से लेकर येलो ऑरेंज तक दिखते हैं। पिगमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्लांट पिगमेंट क्लोरोफिल A ही है। अगर हम ग्राफ को देखें तो क्लोरोफिल A सबसे ज्यादा ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और मजे की बात यह है कि जब हम फोटोसिंथेसिस के रेट का ग्राफ देखते हैं तो वो भी ब्लू और रेड लाइट वाले एरिया में ही सबसे ऊपर होता है। इससे ये साफ हो जाता है कि क्लोरोफिल A फोटोसिंथेसिस का चीफ पिगमेंट है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बाकी पिगमेंट्स का कोई काम नहीं? बिल्कुल नहीं। क्लोरोफिल B, जैंथोफिल्स और कैरोटेनॉइड्स को हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को क्लोरोफिल A को ट्रांसफर कर देते हैं। इससे फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की एक बड़ी रेंज यूज हो पाती है और साथ ही ये क्लोरोफिल A को फोटो ऑक्सीडेशन यानी तेज लाइट से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। अब आते हैं उस पार्ट पर कि लाइट रिएक्शन आखिर होती क्या है। लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज में लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज और हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट जैसे ATP और NADPH का बनना शामिल है। यहाँ पिगमेंट्स अकेले नहीं होते, बल्कि वो 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस LHC में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिन्हें हम फोटोसिस्टम 1 PS1 और फोटोसिस्टम 2 PS2 कहते हैं। इनके नाम इनकी डिस्कवरी के सीक्वेंस पर रखे गए हैं, ना कि इनके काम करने के ऑर्डर पर। हर फोटोसिस्टम में सैकड़ों पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रोटीन से बंधे होते हैं। एक सिंगल क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर बनाता है और बाकी सारे पिगमेंट्स मिलकर एंटेना बनाते हैं। ये एंटेना अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर तक भेजते हैं, जिससे प्रोसेस और भी एफिशिएंट हो जाता है। PS1 में रिएक्शन सेंटर वाला क्लोरोफिल A 700 नैनोमीटर वाली लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसे P700 कहते हैं, जबकि PS2 में ये 680 नैनोमीटर पर पीक देता है, इसलिए इसे
P680 कहा जाता है। अब शुरू होता है इलेक्ट्रॉन्स का असली सफर, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। PS2 में जैसे ही क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर वाली रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर एटम के न्यूक्लियस से दूर एक ऑर्बिट में कूद जाते हैं। यहाँ इन इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ लेता है और उन्हें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ भेज देता है, जिसमें साइटोक्रोम्स होते हैं। यह पूरा फ्लो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती रहती है। अब चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के उस सफर की जिसे हम जेड स्कीम कहते हैं। जब PS2 से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उनका मूवमेंट डाउनहिल होता है, यानी वो रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर नीचे की तरफ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं होते, बल्कि पास कर दिए जाते हैं PS1 के पिगमेंट्स को। ठीक इसी समय PS1 के रिएक्शन सेंटर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स भी 700 नैनोमीटर की रेड लाइट लेकर एक्साइट हो जाते हैं और एक दूसरे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल और भी ज्यादा होता है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से डाउनहिल मूव करते हैं और इस बार ये जाते हैं एनर्जी से भरपूर NADP+ के पास। ये इलेक्ट्रॉन्स NADP+ को रिड्यूस करके उसे NADPH+H+ में बदल देते हैं। PS2 से शुरू होकर ऊपर एक्सेप्टर तक जाना, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से नीचे PS1 तक आना, फिर से एक्साइट होकर ऊपर जाना और आखिर में NADP+ तक गिरना। ये जो पूरा शेप बनता है, इसे जेड स्कीम कहते हैं। ये शेप तभी दिखता है जब हम सारे कैरियर्स को उनके रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से एक सीक्वेंस में रखते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि PS2 लगातार इलेक्ट्रॉन्स कहां से लाता है। इसे समझने के लिए हमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को देखना होगा। PS2 से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, उनकी जगह भरने के लिए पानी का टूटना बहुत जरूरी है। पानी टूटने का यह प्रोसेस PS2 के साथ ही जुड़ा होता है, जहां 2 H2O टूटकर 4 प्रोटॉन्स, 4 H+, ऑक्सीजन O2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। यही इलेक्ट्रॉन्स PS2 की कमी को पूरा करते हैं और PS1 को इलेक्ट्रॉन्स PS2 से मिलते रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, पानी को तोड़ने वाला यह कॉम्प्लेक्स थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की अंदरूनी साइड यानी इनर साइड पर होता है। इसीलिए जो प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन बनते हैं, वो थाइलाकॉइड के ल्यूमेन अंदर की खाली जगह में रिलीज होते हैं। आगे बढ़ते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरफ। सेल्स में ATP बनने के प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जब ये लाइट की प्रेजेंस में होता है तो इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। ये 2 तरह का होता है। पहला है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो तब होता है जब PS2 और PS1 दोनों एक सीरीज में काम करते हैं। इसमें ATP और NADPH दोनों बनते हैं। लेकिन जब सिर्फ PS1 काम कर रहा हो, तब इलेक्ट्रॉन PS1 के अंदर ही घूमता रहता है। इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये ज्यादातर स्ट्रोमा लैमेली में होता है, क्योंकि वहां PS2 और NADP रिडक्टस एंजाइम नहीं होते। साइक्लिक फ्लो में सिर्फ ATP बनता है, NADPH नहीं। ये तब भी होता है जब लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज्यादा हो। अब ये ATP आखिर बनता कैसे है? इसे समझाने के लिए पीटर मिचेल ने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस दी थी। जैसे रेस्पिरेशन में होता है, वैसे ही यहां भी ATP सिंथेसिस एक प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोटॉन्स के अंतर पर डिपेंड करता है। ये ग्रेडियंट थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के आर पार बनता है। यहां प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन यानी उनका इकट्ठा होना थाइलाकॉइड के अंदर यानी ल्यूमेन में होता है। इसके 3 मेन कारण हैं, जिसमें से पहला हमने अभी देखा, पानी का टूटना, जो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है। दूसरा कारण यह है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम्स के थ्रू मूव करते हैं, तो प्राइमरी एक्सेप्टर, जो मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं, बल्कि एक हाइड्रोजन कैरियर यानी प्लास्टोक्विनोन PQ को देता है। ये मॉलिक्यूल स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन उठाता है और जब अपना इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद कैरियर को देता है, तो उस प्रोटॉन को ल्यूमेन के अंदर रिलीज कर देता है। तीसरा कारण है NADP रिडक्टस एंजाइम, जो मेम्ब्रेन के स्ट्रोमा वाली साइड पर होता है। NADP+ को NADP
H+ में रिड्यूस करने के लिए स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स की जरूरत पड़ती है। इन तीनों वजहों से स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं और ल्यूमेन में प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे वहां का pH गिर जाता है। अब सवाल यह है कि हमें इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की इतनी फिक्र क्यों है? क्योंकि इसी ग्रेडियंट के टूटने से ATP बनाने वाली एनर्जी मिलती है। ये ग्रेडियंट तब टूटता है जब प्रोटॉन्स मेम्ब्रेन में मौजूद ATP सिंथेज एंजाइम के थ्रू वापस स्ट्रोमा में जाते हैं। ATP सिंथेज के दो पार्ट्स होते हैं। एक CF0 जो मेम्ब्रेन के अंदर धसा होता है और प्रोटॉन्स के लिए एक रास्ता यानी चैनल बनाता है। दूसरा पार्ट है CF1 जो स्ट्रोमा की तरफ बाहर निकला होता है। जब प्रोटॉन्स इस चैनल से तेजी से गुजरते हैं तो CF1 में कुछ बदलाव, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं, जिससे ये एंजाइम ATP के कई मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज कर देता है। तो केमियोस्मोसिस के लिए हमें 4 चीजें चाहिए: एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेस। जैसे ही ATP और NADPH बन जाते हैं, इन्हें तुरंत स्ट्रोमा में हो रही बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में यूज कर लिया जाता है, जहां CO2 को फिक्स करके शुगर बनाई जाती है। अब हम चैप्टर के अगले हिस्से में आ गए हैं। वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड? हमने देखा कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ATP, NADPH और ऑक्सीजन हैं। इनमें से ऑक्सीजन तो क्लोरोप्लास्ट से बाहर डिफ्यूज हो जाती है, लेकिन बाकी दोनों शुगर बनाने के लिए काम आते हैं। इस फेज को बायोसिंथेटिक फेज या डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये सीधे लाइट पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर जरूर डिपेंड करता है। अगर लाइट बंद कर दी जाए तो ये प्रोसेस कुछ देर तक चलता है और फिर रुक जाता है। साइंटिस्ट को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट था कि आखिर CO2 का पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या बनता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मेल्विन केल्विन ने रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का यूज करके एल्गी पर स्टडी की। उन्होंने खोजा कि CO2 फिक्स होने के बाद जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो एक 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड है, जिसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या शॉर्ट में PGA। केल्विन ने ही पूरा बायोसिंथेटिक रास्ता खोजा, इसीलिए इसे केल्विन साइकिल कहा जाता है। PGA में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि केल्विन ने और क्या-क्या डिस्कवर किया। केल्विन की रिसर्च के बाद बाकी प्लांट्स पर भी एक्सपेरिमेंट्स हुए और ये देखा गया कि क्या हर प्लांट में पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला PGA ही होता है। बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। कुछ प्लांट्स में पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड निकला, जिसे हम ऑक्सालो एसिटिक एसिड OAA कहते हैं। इसी बेसिस पर CO2 एसिमिलेशन के 2 मेन तरीके बताए गए। पहला C3 पाथवे, जिसमें पहला प्रोडक्ट PGA 3 कार्बन होता है, और दूसरा C4 पाथवे, जिसमें पहला प्रोडक्ट OAA 4 कार्बन होता है। अब एक ऐसा सवाल आया जिसने साइंटिस्ट्स को काफी टाइम तक परेशान रखा कि CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है। मतलब CO2 को पकड़ने वाला मॉलिक्यूल आखिर है क्या? क्योंकि पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला PGA था, तो सबको लगा कि एक्सेप्टर 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होगा। लेकिन सालों की मेहनत के बाद पता चला कि वो असल में एक 5 कार्बन वाला कीटो शुगर है, जिसे हम राइबुलोस बिसफॉस्फेट RUBP कहते हैं। अब बात करते हैं केल्विन साइकिल की। ये साइकिल हर फोटोसिंथेटिक प्लांट में होती है, चाहे वो C3 हो या C4। इसे समझने के लिए हमने इसे 3 स्टेजेस में बांटा है: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। सबसे पहली और सबसे क्रूशियल स्टेज है कार्बोक्सिलेशन। इसमें CO2 का फिक्सेशन होता है, जहां CO2 और RUBP मिलकर एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं। इस रिएक्शन को जो एंजाइम करवाता है उसे कहते हैं RUBP कार्बोक्सिलाज। लेकिन इस एंजाइम में एक और खास बात है, ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए इसे ज्यादा सही तरीके से रूबिस्को RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजेस कहा जाता है। इस स्टेप के एंड में
PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दूसरी स्टेज है रिडक्शन। यहाँ ग्लूकोज बनाने के लिए एनर्जी का यूज होता है। एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 2 ATP फॉस्फोराइलेशन के लिए और 2 NADPH रिडक्शन के लिए चाहिए होते हैं। अगर हमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो इस साइकिल को 6 बार 6 टर्न्स चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि हमें 6 CO2 फिक्स करने होंगे। तीसरी और आखिरी स्टेज है रीजनरेशन। अगर हम चाहते हैं कि केल्विन साइकिल बिना रुके चलती रहे तो हमें RUBP को वापस बनाना पड़ेगा। इस स्टेप के लिए भी एक ATP की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम पूरा हिसाब जोड़ें तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के लिए केल्विन साइकिल में 18 ATP और 12 NADPH अंदर जाते हैं और बाहर निकलता है एक ग्लूकोज। ये एनर्जी का बड़ा इन्वेस्टमेंट ही है जो प्लांट्स को अपना खाना बनाने में मदद करता है। अब बात करते हैं उन स्पेशल प्लांट्स की जो सूखे और गर्म इलाकों ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में रहने के लिए एडेप्टेड होते हैं, जिन्हें हम C4 प्लांट्स कहते हैं। हालांकि इनका पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA होता है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये अपना मेन खाना बनाने के लिए C3 पाथवे यानी केल्विन साइकिल का ही यूज करते हैं। तो फिर आप पूछेंगे कि ये C3 प्लांट से अलग कैसे हैं? C4 प्लांट्स बहुत खास होते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर और बहुत तेज लाइट को बर्दाश्त कर सकते हैं। इनमें फोटो रेस्पिरेशन नाम का वेस्टफुल प्रोसेस नहीं होता, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी लीफ एनाटॉमी है, जिसे क्रैंस एनाटॉमी कहते हैं। क्रैंस का मतलब होता है माला या रीत। अगर आप इनकी पत्ती का सेक्शन काटें तो आपको वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ बड़े बड़े सेल्स की कई परतें दिखेंगी, जिन्हें बंडल शीट सेल्स कहते हैं। ये सेल्स बहुत ही खास होते हैं। इनकी दीवारें मोटी होती हैं ताकि गैस बाहर ना जा सके। इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता और इनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अगर आप मक्का या सोरघम की पत्ती काटेंगे तो आपको यह अरेंजमेंट साफ दिखेगा। अब देखते हैं कि यह पाथवे काम कैसे करता है, जिसे हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं। यह भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। इसकी शुरुआत होती है मेसोफिल सेल से, जहां CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, जिसे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कहते हैं। यहां जो एंजाइम काम करता है वो है PEP कार्बोक्साइलेज। एक बहुत जरूरी बात, मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता। यहां CO2 फिक्स होकर 4 कार्बन वाला C4 एसिड यानी OAA बनाती है। फिर ये C4 एसिड मेसोफिल से ट्रांसपोर्ट होकर बंडल शीट सेल्स में चला जाता है। वहां ये C4 एसिड टूटता है, डीकार्बोक्सिलेशन, और CO2 के साथ एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज करता है। अब यहां असली जादू होता है। बंडल शीट सेल्स में रुबिस्को भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन पेपकेस नहीं होता। तो जो CO2 अंदर रिलीज हुई उसे केल्विन साइकिल तुरंत इस्तेमाल कर लेती है। बंडल शीट सेल्स की मोटी दीवारें ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देती, जिससे रुबिस्को सिर्फ CO2 के साथ ही बाइंड करता है और फोटो रेस्पिरेशन का चांस खत्म हो जाता है। आखिर में वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल वापस मेसोफिल में जाता है और रीजनरेट होकर फिर से PEP बन जाता है, जिससे साइकिल पूरी होती है। तो हमने देखा कि केल्विन साइकिल हर प्लांट में कॉमन है, बस C4 प्लांट्स ने CO2 को कॉन्सेंट्रेट करने का एक एक्स्ट्रा तरीका ढूंढ लिया है ताकि उनकी एफिशिएंसी बनी रहे। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोसेस की जो C3 और C4 प्लांट्स के बीच का सबसे बड़ा अंतर है, फोटो रेस्पिरेशन। इसे समझने के लिए हमें केल्विन साइकिल के पहले स्टेप को फिर से देखना होगा, जहां CO2 RUBP के साथ कंबाइन होकर 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनाती है। इस रिएक्शन को रुबिस्को एंजाइम करवाता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, रुबिस्को दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है और इसकी खासियत यह है कि इसकी एक्टिव साइट CO2 और O2 दोनों से बाइंड कर सकती है। रुबिस्को की अफिनिटी CO2 के लिए बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग है, यानी CO2 और O2 के रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि कौन बाइंड करेगा। C3 प्लांट्स में क्या होता है कि कभी-कभी कुछ ऑक्सीजन रुबिस्को से बाइंड कर जाती है, जिससे CO2 फिक्सेशन कम हो जाता है। यहाँ RUBP
3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनाने के बजाय ऑक्सीजन से जुड़कर फॉस्फोग्लिसरेट PGA का एक मॉलिक्यूल और फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनाता है। इस रास्ते को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में न तो शुगर बनती है और ना ही ATP, बल्कि उल्टा ATP खर्च होती है और CO2 बाहर निकल जाती है। इसीलिए इसे एक वेस्टफुल प्रोसेस माना जाता है और इसका बायोलॉजिकल फंक्शन अभी तक ठीक से पता नहीं है। लेकिन C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जो एंजाइम साइट पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है। जब बंडल शीथ सेल्स में C4 एसिड टूटता है तो वहां CO2 रिलीज होती है, जिससे रुबिस्को के पास CO2 की कमी नहीं होती। इसी वजह से C4 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी और पैदावार बेहतर होती है और वो हाई टेम्परेचर को भी झेल पाते हैं। अब आते हैं चैप्टर के आखिरी हिस्से पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रेट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पर क्रॉप्स की पैदावार डिपेंड करती है। ये प्रोसेस कई इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। इंटरनल फैक्टर्स में लीफ का साइज, उम्र, क्लोरोप्लास्ट की संख्या और CO2 का अंदरूनी कॉन्सेंट्रेशन शामिल है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन और पानी आते हैं। जब कई फैक्टर्स किसी प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं तो वहां ब्लैक मैनेज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स 1905 काम आता है। ये कानून कहता है कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो उसकी रेट उस फैक्टर से तय होगी जो अपनी मिनिमम वैल्यू के सबसे करीब हो, यानी जो सबसे कम मात्रा में होगा वही रेट को लिमिट करेगा। सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। यहां हमें लाइट की क्वालिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के बीच फर्क समझना होगा। कम लाइट इंटेंसिटी पर लाइट और CO2 फिक्सेशन के बीच एक लीनियर रिलेशनशिप होता है, यानी लाइट बढ़ने पर फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। लेकिन हाई लाइट इंटेंसिटी पर रेट और ज्यादा नहीं बढ़ती क्योंकि बाकी फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि लाइट सैचुरेशन फुल सनलाइट के सिर्फ 10% पर ही हो जाता है। इसीलिए छाया में रहने वाले या घने जंगलों के प्लांट्स को छोड़कर नेचर में लाइट शायद ही कभी लिमिटिंग फैक्टर बनती है। बल्कि बहुत ज्यादा लाइट होने पर तो क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन, फोटो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले बाकी फैक्टर्स की। लाइट के बाद सबसे बड़ा फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। आपको जानकर हैरानी होगी कि वातावरण में CO2 का लेवल बहुत ही कम है, सिर्फ 0.03 से 0.04% के बीच। अगर यह बढ़कर 0.05% तक चला जाए तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ सकती है, लेकिन इससे ज्यादा होने पर यह लंबे समय में प्लांट्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहां C3 और C4 प्लांट्स अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। कम लाइट में तो कोई भी ग्रुप हाई CO2 पर रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन जब लाइट तेज होती है तो दोनों की रेट बढ़ती है। C4 प्लांट्स जल्दी सैचुरेट हो जाते हैं, लगभग 360 माइक्रोलीटर प्रति लीटर पर, जबकि C3 प्लांट्स 450 माइक्रोलीटर प्रति लीटर के बाद भी बढ़ी हुई रेट दिखाते हैं। इसी वजह से टमाटर और बेल मिर्च जैसी ग्रीनहाउस फसलों को CO2 से भरपूर वातावरण में उगाया जाता है ताकि उनकी पैदावार ज्यादा हो सके। अगला फैक्टर है टेम्परेचर। फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शंस पूरी तरह एंजाइम्स पर टिकी होती हैं, इसलिए वो टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होती हैं। लाइट रिएक्शंस भी टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, लेकिन थोड़े कम लेवल पर। C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर पर अच्छी फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि C3 प्लांट्स का टेम्परेचर ऑप्टिमम, यानी वो तापमान जिस पर वो सबसे बेस्ट काम करें, काफ़ी कम होता है। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि प्लांट कहाँ का है। ट्रॉपिकल इलाकों के प्लांट्स का टेम्परेचर ऑप्टिमम ठंडे इलाकों के प्लांट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। आखिर में बात करते हैं वाटर की। पानी फोटोसिंथेसिस का एक ज़रूरी रिएक्टेंट है, लेकिन इसका असर फोटोसिंथेसिस पर सीधे होने के बजाय प्लांट पर इसके ओवरऑल असर की वजह से ज़्यादा होता है। अगर पानी की कमी व वाटर स्ट्रेस हो जाए तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिससे CO2 की सप्लाई कम हो जाती है।
साथ ही पानी की कमी से पत्तियां मुरझा जाती हैं, जिससे उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी धीमी पड़ जाती है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हम सब जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए सांस लेना यानी ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रीदिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? और क्या सिर्फ हम इंसान ही नहीं बल्कि प्लांट्स और छोटे छोटे माइक्रोब्स भी सांस लेते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? देखो, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। चाहे वो बॉडी के अंदर कुछ एब्जॉर्ब करना हो, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, मूवमेंट हो, रिप्रोडक्शन हो या फिर खुद सांस लेना ही क्यों ना हो, हर काम के लिए ढेर सारी एनर्जी लगती है। अब सवाल ये आता है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है? हम जानते हैं कि हमें एनर्जी खाने से मिलती है, लेकिन खाने के अंदर से ये एनर्जी आखिर बाहर कैसे निकलती है? क्या सारा खाना एक जैसी एनर्जी देता है? और क्या प्लांट्स भी हमारी तरह खाना खाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना जुगाड़ कैसे करते हैं? ये सारे सवाल सुनने में अलग अलग लग सकते हैं, पर असल में ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्रीदिंग का सीधा कनेक्शन खाने से एनर्जी निकालने के प्रोसेस से है। चलिए इसे समझते हैं। लाइफ की सारी प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो फूड यानी कुछ खास मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन से मिलती है। ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया अपना खाना खुद बना लेते हैं। वो फोटोसिंथेसिस के जरिए लाइट एनर्जी को पकड़ते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं, जो ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड्स में स्टोर हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, प्लांट के अंदर भी हर सेल या हर पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करता। सिर्फ वही सेल्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये ज्यादातर बाहर की लेयर्स में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के जो हिस्से नॉन ग्रीन हैं, उन्हें भी ऑक्सीडेशन के लिए खाने की जरूरत होती है। इसलिए खाने को ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स तक पहुंचाना यानी ट्रांसलोकेट करना पड़ता है। वहीं जानवर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो खाने के लिए सीधे या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे शाकाहारी सीधे प्लांट खाते हैं और मांसाहारी उन जानवरों को खाते हैं जिन्होंने प्लांट खाया होता है। फंगस जैसे सप्रोफाइट्स तो मरे हुए और सड़ते हुए कचरे से अपना काम चलाते हैं। कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि जो भी खाना रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, वो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस से ही आता है। इस चैप्टर में हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये वो तरीका है जिससे सेल के अंदर खाने को तोड़कर एनर्जी निकाली जाती है और उस एनर्जी को एटीपी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, लेकिन खाने को तोड़कर एनर्जी निकालने का काम साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के सी बॉन्ड्स को ऑक्सीडेशन के जरिए तोड़ना, जिससे काफी एनर्जी रिलीज हो, उसे ही रेस्पिरेशन कहते हैं। जिन चीजों को इस प्रोसेस में जलाया या ऑक्सीडाइज किया जाता है, उन्हें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं। वैसे तो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स ही यूज होते हैं, पर कुछ खास कंडीशंस में प्रोटीन्स, फैट्स और ऑर्गेनिक एसिड्स को भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जब सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, तो सारी एनर्जी एक बार में बाहर नहीं निकलती। ये धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में निकलती है, जिसे एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। इस एनर्जी को एटीपी के रूप में ट्रैप कर लिया जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि रेस्पिरेशन से निकली एनर्जी को सेल सीधे यूज नहीं कर सकता, बल्कि पहले उससे एटीपी बनाना पड़ता है। जब भी सेल को कहीं एनर्जी की जरूरत होती है, वो इस एटीपी को तोड़ लेता है। इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन स्केलेटन बचता है, उसे सेल के दूसरे जरूरी मॉलिक्यूल्स बनाने में यूज कर लिया जाता है। अब बात करते हैं बड़े सवाल की, क्या प्लांट्स सांस लेते हैं? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है, पर हाँ, प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। लेकिन प्लांट्स के पास हमारी तरह लंग्स जैसे कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते। उनके पास गैसों के लेन देन के लिए स्टोमेटा और लेंटिसेल्स होते हैं। प्लांट्स बिना किसी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन के कैसे काम चला लेते हैं,
इसके पीछे कई कारण हैं। पहला ये कि प्लांट का हर हिस्सा अपनी गैस एक्सचेंज की ज़रूरत खुद संभाल लेता है। गैसेस को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। दूसरा ये कि प्लांट्स को गैस एक्सचेंज की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती जितनी जानवरों को होती है। रूट्स, स्टेम और लीव्स में रेस्पिरेशन का रेट बहुत धीमा होता है। बस फोटोसिंथेसिस के टाइम पर गैसों का लेन देन ज़्यादा होता है और उस वक्त पत्तियां अपना ख्याल खुद रख लेती हैं। जब सेल्स फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन सेल के अंदर ही पैदा हो रही होती है। इन सब वजहों से प्लांट्स को बड़े बड़े सांस लेने वाले अंगों की जरूरत नहीं पड़ती और वो मजे से अपना काम चला लेते हैं। प्लांट्स चाहे कितने भी बड़े और मोटे क्यों ना हों, गैसेस को बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करना पड़ता। प्लांट का हर जिंदा सेल सरफेस यानी बाहरी हिस्से के काफी करीब होता है। अब आप सोचेंगे कि पत्तियों के लिए तो ठीक है, पर उन मोटे मोटे तनों और जड़ों का क्या? तो देखो, स्टेम्स में जो जिंदा सेल्स होते हैं वो छाल के ठीक नीचे पतली लेयर्स में अरेंज होते हैं। वहां गैसों के आने जाने के लिए छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। अंदर के ज्यादातर सेल्स तो डेड होते हैं जो सिर्फ मजबूती देने का काम करते हैं। इसके अलावा पत्तियों, स्टेम्स और रूट्स के अंदर जो पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो काफी ढीले ढाले पैक होते हैं। उनके बीच में खाली जगह यानी एयर स्पेसेस का एक पूरा नेटवर्क होता है जिससे हवा हर सेल तक पहुंच जाती है। अगर हम ग्लूकोज को पूरी तरह जलाएं तो आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी एनर्जी निकलती है। इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है: C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6 CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। लेकिन अगर ये सारी एनर्जी एक साथ हीट के रूप में निकल गई तो सेल के किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए प्लांट सेल की स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो ग्लूकोज को एक झटके में नहीं बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ता है। इन स्टेप्स में जो एनर्जी निकलती है उसे एटीपी बनाने में यूज कर लिया जाता है। रेस्पिरेशन की असली कहानी यही है कि ये सब कैसे होता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी जगह भी रहते हैं जहां ऑक्सीजन या तो बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर रहने वाले सबसे पहले सेल्स ऐसे ही माहौल में रहते थे जहां ऑक्सीजन नहीं थी। आज भी कई ऐसे जीव हैं जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहने के लिए ढल चुके हैं। कुछ फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं जो जरूरत पड़ने पर बिना ऑक्सीजन के रह लें, और कुछ ऑब्लिगेट एनारोब्स जिन्हें जिंदा रहने के लिए बिना ऑक्सीजन वाला माहौल ही चाहिए। पर एक मजेदार बात यह है कि दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ग्लूकोज को आधा तोड़ने का सिस्टम मौजूद होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटने का यही प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अब डिटेल में समझते हैं ग्लाइकोलिसिस को। यह शब्द ग्रीक वर्ड से आया है। ग्लाइकोस मतलब शुगर और लाइसिस मतलब तोड़ना। इस पूरे प्रोसेस का ढांचा गुस्ताव एम्बेडन, ऑटो मेयरहॉफ और जे पार्नास ने दिया था। इसीलिए इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स जो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं में रेस्पिरेशन का सिर्फ यही एक इकलौता प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। इसमें ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन, आधा टूटना होता है और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। प्लांट्स में ये ग्लूकोज आता कहाँ से है? ये आता है सुक्रोज से, जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है, या फिर स्टोर किए हुए कार्बोहाइड्रेट से। सुक्रोज को इन्वर्टेज नाम का एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ये दोनों ही ग्लूकोज की तरह सीधे ग्लाइकोलिसिस में जा सकते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को सबसे पहले हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से फॉस्फोरिलेट किया जाता है, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। इसके बाद ये अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। ग्लाइकोलिसिस के आगे के स्टेप्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के लिए बिल्कुल सेम होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में कुल 10 स्टेप्स होते हैं जो अलग अलग एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स पर एटीपी खर्च होती है और कुछ पर बनती है। ध्यान से देखो, एटीपी 2 जगह खर्च होती है। पहली, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है,
दूसरी, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट बनता है। फ्रक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट फिर दो हिस्सों में टूट जाता है, डाइहाइड्रोक्सी सीटोन फॉस्फेट DHAP और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGAL। एक स्टेप ऐसा भी है जहां NADH प्लस H प्लस बनता है। यह तब होता है जब PGAL से एक 3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट BPGA बनता है। यहां PGAL से 2 हाइड्रोजन निकलकर NAD प्लस के पास चले जाते हैं और PGAL का ऑक्सीडेशन हो जाता है। BPGA से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA बनने के दौरान एनर्जी निकलती है और ATP बनती है। आखिरी में जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP से पायरुविक एसिड बनता है तब भी ATP बनती है। तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सीधे तौर पर कितनी ATP बनी? हिसाब लगाओगे तो देखोगे कि 4 बनी, पर 2 पहले खर्च हो गई थी, तो नेट फायदा 2 का हुआ। आखिर में हमें मिला पायरुविक एसिड, जो ग्लाइकोलिसिस का मेन प्रोडक्ट है। अब इस पायरुविक एसिड का आगे क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सेल को कितनी और किस तरह की जरूरत है। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बनता है, सेल्स उसका क्या करते हैं? इसके 3 बड़े रास्ते हैं: लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। प्रोकैरियोट्स और एक सेल वाले यूकैरियोट्स में अक्सर ऑक्सीजन के बिना फर्मेंटेशन होता है। लेकिन अगर ग्लूकोज को पूरी तरह जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाना है तो ऑर्गेनिजम्स क्रेब्स साइकिल का रास्ता चुनते हैं, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं फर्मेंटेशन की। जैसे ईस्ट में बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का अधूरा ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल एल्कोहल बनता है। इस काम में पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डीहाइड्रोजनेज जैसे एंजाइम्स मदद करते हैं। कुछ बैक्टीरिया पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड भी बनाते हैं। हमारे शरीर के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और मसल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो पायरुविक एसिड लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज की मदद से लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। इन दोनों प्रोसेस में NADH प्लस H प्लस वापस NAD प्लस में बदल जाता है ताकि साइकिल चलती रहे। फर्मेंटेशन में एक बड़ी कमी है, इसमें बहुत कम एनर्जी निकलती है। ग्लूकोज के अंदर जितनी एनर्जी होती है उसका 7% से भी कम हिस्सा बाहर निकल पाता है, और वो सारा का सारा ATP में नहीं बदलता। साथ ही ये प्रोसेस थोड़ा खतरनाक भी है, क्योंकि इसमें एसिड या एल्कोहल बनता है। ईस्ट तो खुद को ही मार लेते हैं अगर एल्कोहल की मात्रा 13% के आसपास पहुंच जाए। इसीलिए नेचुरल तरीके से बनने वाली ड्रिंक्स में एल्कोहल एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब सवाल आता है कि अगर बहुत ज़्यादा ATP चाहिए तो क्या करें? इसके लिए काम आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये ऊंचे लेवल के ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज़्यादा होता है। इसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑर्गेनिक चीज़ों को पूरी तरह तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी एनर्जी निकाली जाती है। यूकैरियोट्स में ये सारा खेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 बड़ी घटनाएं होती हैं। पहली, पायरुविक एसिड से धीरे धीरे सारे हाइड्रोजन एटम्स हटा दिए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। दूसरी, जो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ निकले थे उन्हें ऑक्सीजन तक पहुंचाया जाता है, जिससे ATP बनती है। मजेदार बात यह है कि पहली प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है और दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। साइटोप्लाज्म में जो पायरुविक एसिड बना था वो अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पहुंचता है। वहां पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करता है। इस रिएक्शन के लिए कई कोएंजाइम्स जैसे NAD+ और कोएंजाइम A CoA की जरूरत पड़ती है। इसकी रिएक्शन कुछ ऐसी होती है: पायरुविक एसिड प्लस CoA प्लस NAD+ से एसिटाइल CoA प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H+, ये Mg2+ की मौजूदगी में होता है। क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे, इसलिए इस स्टेप पर 2 NADH के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं।
अब जो एसिटाइल COA बना है वो एक गोल घूमने वाले रास्ते में घुस जाता है, जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसका नाम हंस क्रेब्स के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे सबसे पहले खोजा था। TCA साइकिल की शुरुआत होती है जब एसिटाइल ग्रुप ऑक्सिलो एसिटिक एसिड OAA और पानी के साथ मिलता है, जिससे सिट्रिक एसिड बनता है। इस रिएक्शन को सिट्रेट सिंथेज एंजाइम चलाता है और कोएंजाइम A बाहर निकल जाता है। सिट्रेट फिर आइसोसिट्रेट में बदल जाता है। इसके बाद 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, डीकार्बोक्सिलेशन, जिससे पहले अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और फिर सक्सिनाइल COA बनता है। सक्सिनाइल COA सक्सिनाइल CoA बनने के बाद अब सिट्रिक एसिड साइकिल के बचे हुए स्टेप्स में इसे वापस ऑक्सिलो एसिटिक एसिड OAA में बदल दिया जाता है, ताकि ये साइकिल बिना रुके चलती रहे। जब सक्सिनाइल COA से सक्सिनिक एसिड बनता है, तब वहां एक GTP का मॉलिक्यूल तैयार होता है। इसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फिर एक जुड़ी हुई रिएक्शन में ये GTP वापस GDP में बदल जाता है और साथ ही ADP से ATP बन जाती है। पूरी साइकिल में 3 ऐसी जगहें हैं जहां NAD+ से NADH+H+ बनता है और एक ऐसी जगह है जहां FAD+ से FADH2 बनता है। एसिटाइल COA को लगातार जलाते रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि OAA वापस बनता रहे, जो इस साइकिल का पहला मेंबर है। साथ ही NADH और FADH2 से वापस NAD+ और FAD+ का बनना भी ज़रूरी है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होने वाली इस पूरी कहानी की एक इक्वेशन देखें तो वो कुछ ऐसी होगी। पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD+ प्लस FAD+ प्लस 2 H2O प्लस ADP प्लस PI से 3 CO2 प्लस 4 NADH प्लस 4 H प्लस FADH2 प्लस ATP। अब तक हमने देखा कि ग्लूकोज टूट चुका है, CO2 बाहर निकल रही है और हमें 8 NADH प्लस H प्लस 2 FADH2 और सिर्फ 2 ATP मिली हैं TCA साइकिल में। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऑक्सीजन की बात कहाँ गई और वो ढेर सारी ATP कहाँ है जिसका वादा किया गया था, और ये NADH और FADH2 आखिर करेंगे क्या? चलिए अब समझते हैं असली जादू, यानी ऑक्सीजन का रोल और ATP बनने का तरीका। अगला स्टेप है इन NADH और FADH2 में छिपी एनर्जी को बाहर निकालना और उसे इस्तेमाल करना। ये तब होता है जब इनका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए किया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को आखिरी में ऑक्सीजन O2 तक पहुंचाया जाता है, जिससे पानी H2O बनता है। ये पूरा रास्ता जिसमें इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक जाते हैं उसे ही ETS कहते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर मौजूद होता है। सबसे पहले मैट्रिक्स में बने NADH का ऑक्सीडेशन होता है कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज द्वारा और इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोन को दे दिए जाते हैं। सक्सिनेट के ऑक्सीडेशन से बनी FADH2 भी अपने इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोन को ही देती है। ये यूबिक्विनोन रिड्यूस होकर यूबिक्विनोल बन जाता है और फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम C को दे देता है कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 द्वारा। साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है जो इनर मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर चिपका होता है और कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाने का काम करता है। कॉम्प्लेक्स 4 यानी साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के पास साइटोक्रोम A, A3 और 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स 1 से 4 से होकर गुजरते हैं तो वो ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5 के साथ जुड़कर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनाते हैं। कितने ATP बनेंगे ये इस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है। एक NADH के मॉलिक्यूल से 3 ATP बनती हैं, जबकि एक FADH2 से सिर्फ 2 ATP मिलती हैं। हैरानी की बात यह है कि भले ही ये पूरा प्रोसेस एरोबिक है, पर ऑक्सीजन का रोल सिर्फ बिल्कुल आखिरी स्टेज पर आता है। लेकिन ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो पूरे सिस्टम से हाइड्रोजन को हटाकर सिस्टम को चालू रखती है
ऑक्सीजन यहाँ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करती है। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी का इस्तेमाल होता था, पर यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन से निकलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एटीपी बनने का ये पूरा तरीका केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पर काम करता है, जो आपने पहले पढ़ा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एटीपी आखिर बनता कैसे है। एटीपी बनाने का काम एक खास एंजाइम करता है, जिसे एटीपी सिंथेस या कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक F1 और दूसरा F0। F1 वाला हिस्सा एक सिर की तरह होता है, जो मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ निकला होता है, और यहीं पर एडीपी और फॉस्फेट मिलकर एटीपी बनाते हैं। F0 वाला हिस्सा मेम्ब्रेन के अंदर धंसा होता है और एक चैनल या रास्ते की तरह काम करता है। जब प्रोटॉन्स इस रास्ते से होकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से वापस मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं, तो उसी एनर्जी से एटीपी बनता है। याद रखना, एक एटीपी बनाने के लिए दो प्रोटॉन्स, दो H+ को F0 से होकर गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की। हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें कुल कितनी एटीपी मिली। पर यह हिसाब लगाने के लिए हमें कुछ चीजें माननी पड़ती हैं, जैसे कि सारे स्टेप्स एक के बाद एक हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में बना NADH सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, और बीच में कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल कहीं और इस्तेमाल नहीं हो रहा। हालांकि असली लिविंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। चीजें साथ साथ चलती रहती हैं और जरूरत के हिसाब से मॉलिक्यूल्स आते जाते रहते हैं। फिर भी इस हिसाब से देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से कुल 38 एटीपी का फायदा होता है। अगर हम फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन की तुलना करें, तो फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा टूटता है, जबकि एरोबिक में ये पूरी तरह CO2 और पानी में बदल जाता है। फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 एटीपी का नेट फायदा होता है, जबकि एरोबिक में बहुत ज्यादा एटीपी बनती है। साथ ही फर्मेंटेशन में NADH का ऑक्सीडेशन बहुत धीरे होता है, पर एरोबिक रेस्पिरेशन में यह काम बहुत तेजी से होता है। अगला टॉपिक है एम्फीबॉलिक पाथवे। वैसे तो ग्लूकोज रेस्पिरेशन के लिए सबसे पसंदीदा चीज है, पर फैट्स और प्रोटीन्स को भी एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फैट्स पहले ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में टूटते हैं। फैटी एसिड्स एसिटाइल CoA बनकर साइकिल में घुसते हैं और ग्लिसरॉल PgAl बनकर। प्रोटीन्स भी अपने अमीनो एसिड्स में टूटकर अलग अलग जगह से क्रेब्स साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं। यह एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। रेस्पिरेशन को अक्सर कैटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें चीजें टूटती हैं। पर असल में जब शरीर को फैटी एसिड या प्रोटीन बनाना होता है, तो वो इसी रेस्पिरेटरी पाथवे से उन मॉलिक्यूल्स को वापस खींच लेता है। जैसे अगर फैटी एसिड बनाना है, तो एसिटाइल CoA को रेस्पिरेशन से हटाकर इस्तेमाल कर लिया जाएगा। यह चीजें टूट भी रही हैं, कैटाबॉलिज्म, और बन भी रही हैं, एनाबॉलिज्म। इसीलिए रेस्पिरेटरी पाथवे को सिर्फ कैटाबॉलिक कहना गलत होगा, इसे एम्फीबॉलिक कहना ज्यादा सही है। तो अब आपको समझ आया होगा कि ये पूरा सिस्टम कितना बैलेंस है। क्या आप बता सकते हैं कि अगर हम सिर्फ फैट खाएं, तो वो रेस्पिरेशन में कहां से एंट्री लेगा? चैप्टर के आखिरी हिस्से में अब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, या छोटा नाम RQ। देखो, जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है। तो बस कितनी CO2 बाहर निकली और कितनी O2 इस्तेमाल हुई, इन दोनों के रेशियो को ही हम RQ कहते हैं। इसका फार्मूला बहुत सिंपल है। RQ बराबर बाहर निकली हुई CO2 का वॉल्यूम बटे इस्तेमाल हुई O2 का वॉल्यूम। अब मजेदार बात यह है कि ये RQ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हम कार्बोहाइड्रेट जला रहे हैं, फैट, या फिर प्रोटीन। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो RQ हमेशा 1.0 आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, उतनी ही CO2 बाहर निकलती है। आप इक्वेशन में देख सकते हो,
6 मॉलिक्यूल O2 के यूज हुए और 6 ही CO2 के बाहर निकले, तो 6/6 हो गया 1.0। लेकिन अगर हम फैट्स का इस्तेमाल करते हैं तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। फैट्स के लिए RQ हमेशा 1 से कम होता है। जैसे अगर हम ट्राइपामिटिन नाम के फैटी एसिड का हिसाब लगाएं तो उसका RQ 0.7 आता है। यहां ऑक्सीजन बहुत ज्यादा खर्च होती है और CO2 कम निकलती है। ठीक ऐसे ही प्रोटीन्स के लिए ये वैल्यू लगभग 0.9 के आसपास होती है। एक बात गांठ बांध लेना कि हमारे जिंदा शरीर में कभी भी सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट इस्तेमाल नहीं होता। ये सब चीजें मिक्स होकर चलती हैं। पर हां, शुद्ध प्रोटीन या शुद्ध फैट कभी भी सीधे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल नहीं किए जाते। अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपने कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज देखते ही देखते एक विशाल पेड़ कैसे बन जाता है? जड़ें, तना, पत्तियां, फूल और फल, ये सब इतनी तरतीब और सही समय पर कैसे निकल आते हैं? असल में एक मैच्योर प्लांट बीज, सीडलिंग और फिर प्लांटलेट से होकर गुजरता है। हमने देखा है कि पेड़ समय के साथ ऊंचाई और चौड़ाई में बढ़ते रहते हैं, लेकिन उसी पेड़ की पत्तियां और फूल एक फिक्स साइज के होते हैं और समय आने पर गिर भी जाते हैं। ये सब कुछ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है। एक जाइगोट से शुरू होकर पूरा प्लांट बनने का ये सफर ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का मेल है। ये प्रोसेस तब शुरू होता है जब एक बीज को सही माहौल मिलता है और वो जर्मिनेट करता है। अगर माहौल सही ना हो तो बीज आराम की स्थिति में चला जाता है, जिसे सस्पेंडेड ग्रोथ कहते हैं। इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीजों और इन्हें कंट्रोल करने वाले अंदरूनी और बाहरी फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर ये ग्रोथ है क्या। ग्रोथ किसी भी जानदार चीज की सबसे खास पहचान है। इसे हम किसी भी अंग या सेल के साइज में होने वाले इरिवर्सिबल और परमानेंट बढ़ोतरी के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर एक बार बढ़ गया तो वापस छोटा नहीं होगा। इस प्रोसेस में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दोनों शामिल होती हैं, जिसमें काफी एनर्जी खर्च होती है। जैसे एक पत्ती का फैलना ग्रोथ है, लेकिन क्या पानी में डालने पर लकड़ी के टुकड़े का फूलना भी ग्रोथ कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इरिवर्सिबल नहीं है। प्लांट्स की ग्रोथ की एक बहुत अनोखी बात यह है कि ये इनडिटर्मिनेट होती है। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स अपनी पूरी जिंदगी बढ़ने की ताकत रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ खास जगहों पर मेरिस्टेम्स होते हैं। इन मेरिस्टेम्स के पास खुद को डिवाइड करने और नए सेल्स बनाने की गजब की पावर होती है। जब ये मेरिस्टेम नए सेल्स जोड़ते हैं तो पुराने सेल्स धीरे धीरे अपनी डिवाइड होने की ताकत खोकर प्लांट बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह की ग्रोथ जिसमें नए सेल्स लगातार जुड़ते रहते हैं, उसे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। सोचिए, अगर ये मेरिस्टेम डिवाइड होना बंद कर दें तो क्या होगा? क्या प्लांट कभी बढ़ पाएगा? आपने पहले की क्लासेस में रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा ही होगा, जो प्लांट की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मेरिस्टेम्स के बारे में तो हमने जान लिया, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमने देखा कि रूट और शूट के सिरों पर जो मेरिस्टेम होते हैं वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं और प्लांट को लंबा बनाते हैं। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि पेड़ सिर्फ लंबे ही नहीं बल्कि मोटे भी होते हैं? ये मोटाई बढ़ती है लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से। डाइकोट प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म्स में वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम बाद में दिखाई देते हैं, जो प्लांट की चौड़ाई यानी गर्थ को बढ़ाते हैं। इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब एक बड़ा सवाल, क्या हम ग्रोथ को नाप सकते हैं? वैसे तो सेलुलर लेवल पर ग्रोथ का मतलब है प्रोटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ना, पर प्रोटोप्लाज्म को सीधे नापना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम कुछ आसान चीजों को नापते हैं जो ग्रोथ के बराबर होती हैं, जैसे कि ताज़ा वजन, फ्रेश वेट, सूखा वजन, ड्राई वेट, लंबाई, एरिया, वॉल्यूम और यहां तक कि सेल्स की संख्या भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मक्के की जड़ का सिर्फ एक मेरिस्टेम 1 घंटे में 17,500 से ज्यादा नए सेल्स बना सकता है। वहीं तरबूज के सेल्स अपने साइज में 3,50,000 गुना तक बढ़ सकते हैं। तो ग्रोथ को नापने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ उसकी लंबाई से नापी जाती है,
तो एक चौड़ी पत्ती की ग्रोथ उसके सरफेस एरिया से। ग्रोथ की प्रोसेस को हम 3 फेज में बांट सकते हैं: मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन और मैचुरेशन। इसे समझने के लिए जड़ के एकदम टिप को देखो। वहां जो सेल्स लगातार डिवाइड हो रहे हैं वो मेरिस्टेमेटिक फेज में हैं। इन सेल्स में प्रोटोप्लाज्म भरा होता है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा और साफ होता है, और उनकी सेल वॉल पतली और सेल्यूलोस वाली होती है। टिप से थोड़ा पीछे हटने पर आता है फेज ऑफ एलोंगेशन। यहाँ सेल्स के अंदर वैक्यूल्स बड़े हो जाते हैं, सेल का साइज बढ़ता है और सेल वॉल में नई परतें जमने लगती हैं। और अंत में टिप से और दूर जाने पर आता है फेज ऑफ मैचुरेशन। यहाँ के सेल्स अपने फाइनल साइज और शेप में पहुंच जाते हैं। उनकी दीवारें मोटी हो जाती हैं और वो अपने खास काम जैसे पानी पहुंचाना या मजबूती देना के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ रेट की। आसान शब्दों में कहें तो एक तय समय में प्लांट ने कितनी ग्रोथ की, वही उसका ग्रोथ रेट है। इसे हम मैथ्स के जरिए भी दिखा सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म कई तरीकों से नए सेल्स बना सकता है, जिसे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ के जरिए समझा जा सकता है। अर्थमेटिक ग्रोथ में जब एक सेल डिवाइड होता है तो सिर्फ एक नया सेल डिवाइड होने की ताकत रखता है और दूसरा सेल मैच्योर हो जाता है। वहीं ज्योमेट्रिक ग्रोथ में शुरू में दोनों सेल्स डिवाइड होते हैं और ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। एक जाइगोट जब डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाता है तो उसमें ये दोनों फेज देखने को मिलते हैं। शुरुआत में ग्रोथ बहुत तेजी से यानी ज्योमेट्रिक होती है और बाद में कुछ सेल्स डिवाइड होने की पावर खो देते हैं तो वो अर्थमेटिक फेज में आ जाता है। तो सोचिए, अगर किसी प्लांट में सिर्फ ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही होती रहती तो क्या वो कभी मैच्योर हो पाता, या फिर वो बस सेल्स का एक ढेर बनकर रह जाता? जब हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो इसे मापने के 2 और खास तरीके हैं: एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो हमारे पास 2 पत्तियां हैं, ए और बी। पत्ती ए का एरिया 5 वर्ग सेंटीमीटर है और पत्ती बी का 50 वर्ग सेंटीमीटर। एक तय समय के बाद दोनों का एरिया 5 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अब देखो, दोनों में एरिया की बढ़ोतरी बिल्कुल बराबर है, यानी दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है। लेकिन अगर हम शुरुआती साइज के हिसाब से देखें तो छोटी पत्ती ए में ग्रोथ का परसेंटेज कहीं ज्यादा है। इसी को हम रिलेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं, जो शुरुआती साइज के मुकाबले हुई ग्रोथ को दिखाता है। तो असल में पत्ती ए ने ज्यादा तेजी से खुद को बड़ा किया है। अब सवाल आता है कि अच्छी ग्रोथ के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो पानी। प्लांट सेल्स को बढ़ने और फूलने के लिए पानी चाहिए होता है। साथ ही सारे एंजाइम्स भी पानी की मौजूदगी में ही काम करते हैं। इसके बाद आती है ऑक्सीजन, जो एनर्जी निकालने के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स को तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि यही वो कच्चा माल हैं जिनसे सेल का प्रोटोप्लाज्म बनता है और प्लांट को ताकत मिलती है। इन सब के अलावा हर प्लांट का एक अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पर वो सबसे अच्छी ग्रोथ करता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए तो प्लांट का बचना मुश्किल हो जाता है। साथ ही लाइट और ग्रेविटी जैसे बाहरी इशारे भी तय करते हैं कि ग्रोथ के अलग अलग फेज कैसे चलेंगे। अब थोड़ा मैथ के नजरिए से देखें तो अर्थमेटिक ग्रोथ को हम L_T बराबर L_0 प्लस RT के फार्मूले से दिखा सकते हैं, जहां L लंबाई है और R ग्रोथ रेट। वहीं ज्योमेट्रिक ग्रोथ में हमें एक खास सिग्मॉइड या S आकार का कर्व मिलता है। इसमें पहले ग्रोथ धीरे होती है, लैग फेज, फिर एकदम तेजी से बढ़ती है, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, और आखिर में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ग्रोथ फिर से धीमी पड़ जाती है, स्टेशनरी फेज। कुदरत में ज्यादातर पेड़ पौधे और यहां तक कि हमारे शरीर के अंग भी इसी एस कर्व को फॉलो करते हैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ की इक्वेशन W1 बराबर W0 e की घात RT होती है, जहां R को एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहा जाता है, यानी प्लांट कितनी कुशलता से नया प्लांट मटेरियल बना पा रहा है। तो अब आप ही सोचो, अगर किसी बड़े पेड़ की एक नई टहनी और एक नन्हा सा पौधा दोनों एक दिन में 1 इंच बढ़ें
तो किसकी मेहनत ज्यादा बड़ी मानी जाएगी? ग्रोथ के बाद अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस की, जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। देखो, जब मेरिस्टेम्स रूट या शूट के टिप वाले सेल्स डिवाइड होते हैं, तो जो नए सेल्स बनते हैं उन्हें शुरू में नहीं पता होता कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। लेकिन धीरे धीरे ये सेल्स मैच्योर होते हैं और अपनी सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में कुछ खास बदलाव लाते हैं ताकि वो कोई स्पेसिफिक काम कर सकें। जब ये सेल्स डिवाइड होने की ताकत छोड़कर अपना पक्का रोल चुन लेते हैं, तो इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे अगर किसी सेल को पानी पहुंचाने वाली ट्रेकीड बनना है, तो वो अपना प्रोटोप्लाज्म खो देता है और उसकी दीवारें बहुत मजबूत और लिग्नोसेल्यूलोजिक हो जाती हैं ताकि वो हाई प्रेशर में भी पानी ले जा सके। लेकिन प्लांट्स के पास एक गजब की सुपर पावर भी होती है। जो सेल्स पहले से डिफरेंशिएट हो चुके हैं और डिवाइड होना बंद कर चुके हैं, वो खास कंडीशंस में वापस डिवाइड होने की ताकत हासिल कर सकते हैं। इस वापसी को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का बनना। ये पूरी तरह मैच्योर पैरेन्काइमा सेल से बनते हैं जो अचानक फिर से डिवाइड होने लगते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ये जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ये फिर से नए सेल्स पैदा करते हैं और वो नए सेल्स एक बार फिर मैच्योर होकर डिवाइड होने की पावर खो देते हैं ताकि नया काम संभाल सकें। इस तीसरी स्टेज को हम रीडिफरेंशिएशन कहते हैं, जैसे कि सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम का बनना। तो आपने देखा, प्लांट्स में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों ही ओपन होते हैं, यानी ये सब सेल की लोकेशन और जरूरत पर डिपेंड करता है। अब समझते हैं डेवलपमेंट को। एक बीज के जर्मिनेशन से लेकर उसके बूढ़े होने तक जितने भी बदलाव आते हैं, उन सब को मिलाकर डेवलपमेंट कहा जाता है। इसे हम एक फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। सेल डिवाइड हुआ मेरिस्टेमेटिक सेल से, उसमें एलोंगेशन हुआ, से वो मैच्योर हुआ, डिफरेंशिएशन से मैच्योर सेल बना, से और आखिर में बुढ़ापा आया और सेल की मौत हो गई। प्लांट्स के पास एक और मजेदार खूबी होती है जिसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि प्लांट अलग अलग माहौल या लाइफ की अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बना सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हेट्रोफिली। आपने कॉटन, कोरिएंडर या लार्कस्पर में देखा होगा कि जब पौधा छोटा होता है तो पत्तियां अलग शेप की होती हैं और जब बड़ा हो जाता है तो अलग। बटरकप में तो ये और भी साफ दिखता है। हवा में रहने वाली पत्तियां अलग दिखती हैं और पानी के अंदर रहने वाली अलग। ये सब प्लांट की इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होता है। तो कुल मिलाकर एक प्लांट का डेवलपमेंट उसके अंदर के जेनेटिक फैक्टर्स और बाहर के एनवायरनमेंट जैसे लाइट, टेम्परेचर, पानी दोनों के कंट्रोल में होता है। अब सोचो, अगर प्लांट के पास ये प्लास्टिसिटी ना होती तो क्या वो पानी और जमीन दोनों जगह एक साथ सर्वाइव कर पाता? अब हम बात करते हैं उन खास केमिकल्स की जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। इन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी PGRS कहते हैं। ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर इनका काम बहुत बड़ा होता है। अगर इनके केमिकल नेचर की बात करें तो ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे इंडोल कंपाउंड्स, ऑक्सिन्स, एडेनिन डेरिवेटिव्स, साइटोकाइंस, कैरोटिनॉइड्स के डेरिवेटिव्स, एब्सिसिक एसिड, टर्पीन्स, जिबेरेलिन्स या फिर गैसेस, एथिलीन। काम के आधार पर हम इन PGRS को दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स का, जो प्लांट को बढ़ने, सेल डिवाइड करने, फूल खिलाने और बीज बनाने में मदद करते हैं। इसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन आते हैं। दूसरा ग्रुप वो है जो प्लांट के बचाव या रिस्पॉन्स में काम आता है, जैसे किसी घाव को भरना या मुश्किल वक्त स्ट्रेस को झेलना। इसमें एब्सिसिक एसिड ABA आता है। इथाइलिन वैसे तो दोनों ग्रुप्स में फिट हो सकता है, पर ज्यादातर ये ग्रोथ को रोकने यानी इनहिबिटर की तरह काम करता है। इन हार्मोन्स की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। किसी ने भी इन्हें जानबूझकर नहीं खोजा था, बल्कि ये सब अचानक हुई खोजें थीं। शुरुआत करते हैं ऑक्सिन से। चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने देखा कि जब कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पर एक तरफ से रोशनी डाली जाती है तो वो रोशनी की तरफ मुड़ जाता है
उन्होंने पता लगाया कि टिप पर कुछ ऐसा बन रहा है जो नीचे जाकर मोड़ने का इशारा देता है। बाद में एफडब्ल्यू वेंट ने जई के पौधों से इस ऑक्सिन को अलग करके निकाला। अब बात करते हैं जिब्रेलिन्स की। जापान के किसानों ने देखा कि उनके धान के कुछ पौधे अजीब तरह से बहुत लंबे और पतले हो रहे हैं और उनमें बीज भी नहीं बन रहे। इस बीमारी को बकाने या बेवकूफ सीडलिंग कहा गया। ई कुरुसावा ने पता लगाया कि ये एक फंगस जिब्रेला फ्यूजिकुरोई की वजह से हो रहा है। जब इस फंगस का एक्टिव हिस्सा निकालकर स्वस्थ पौधों पर डाला गया तो उनमें भी वही लक्षण दिखने लगे। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज का क्रेडिट एफ स्कूग और उनके साथियों को जाता है। उन्होंने देखा कि तंबाकू के तने के सेल्स तभी डिवाइड होते हैं जब ऑक्सिन के साथ साथ कुछ और भी दिया जाए, जैसे कि नारियल का पानी या ईस्ट का रस। बाद में मिलर और उनके साथियों ने इसे काइनेटिन के रूप में पहचाना। एब्सिसिक एसिड के बारे में 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने रिसर्च की और इसे इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 और डॉर्मिन जैसे नाम दिए। बाद में पता चला कि ये तीनों एक ही चीज हैं जिसे आज हम ABA कहते हैं। आखिर में आती है इथाइलिन। कजिन्स नाम के साइंटिस्ट ने देखा कि पके हुए संतरों के पास रखे कच्चे केले बहुत जल्दी पक गए। उन्होंने पता लगाया कि पके संतरों से एक गैस निकल रही है जो केलों को पका रही है और उसी गैस का नाम इथाइलिन है। अब हम इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के असर को एक एक करके थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन्स की। ऑक्सिन शब्द का मतलब ही है बढ़ना। ये पौधों के तने और जड़ की टिप पर बनते हैं और वहां से उन हिस्सों में चले जाते हैं जहां इनका काम होता है। नेचुरल तरीके से मिलने वाले ऑक्सिन्स में IAA और IBA शामिल हैं, जबकि NAA और 2,4-D लैब में बनाए गए यानी सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। गार्डनिंग और खेती में इनका खूब इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आपको किसी पौधे की कलम स्टेम कटिंग्स लगानी है तो ऑक्सिन जड़ें निकालने में बहुत मदद करता है। ये फूलों को खिलने में मदद करते हैं, जैसे अनानास में, और कच्ची पत्तियों या फलों को समय से पहले गिरने से रोकते हैं। लेकिन जब फल पक जाते हैं तो ये उन्हें गिराने, एब्सिशन में भी मदद करते हैं। ज्यादातर ऊंचे पौधों में एक खास चीज देखी जाती है जिसे एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि जब तक ऊपर की कली मौजूद है वो बगल वाली कलियों को बढ़ने नहीं देती। इसीलिए चाय के बागानों में या बाड़ बनाते समय ऊपर के सिरों को काट दिया जाता है ताकि पौधा साइड से फैलकर घना हो जाए। इसके अलावा ऑक्सिन बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनाने, पार्थेनोकार्पी में मदद करते हैं, जैसे टमाटर में। 2,4-D का इस्तेमाल तो वीड्स को मारने के लिए भी किया जाता है, खासकर चौड़ी पत्ती वाले अनचाहे पौधों को खत्म करने के लिए। अब बारी है जिब्रेलिन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रमोटर्स हैं। अब तक 100 से ज्यादा जिब्रेलिन्स खोजे जा चुके हैं, GA1, GA2, GA3 वगैरह, जिनमें GA3 सबसे पहले खोजा गया था और सबसे ज्यादा पढ़ा गया है। इनका सबसे बड़ा काम है अंगूर के गुच्छों की लंबाई बढ़ाना और सेब जैसे फलों को लंबा और अच्छी शेप देना। ये बुढ़ापे सेनेंस को भी टालते हैं ताकि फल ज्यादा समय तक पेड़ पर टिके रहें। शराब बनाने वाली इंडस्ट्री, मॉल्टिंग प्रोसेस में भी इनका इस्तेमाल होता है। गन्ने की खेती करने वाले किसान अगर जिब्रेलिन छिड़क दें तो तने की लंबाई बढ़ जाती है और इससे पैदावार में 20 टन प्रति एकड़ तक का इजाफा हो सकता है। साथ ही ये चुकंदर और पत्ता गोभी जैसे पौधों में बोल्टिंग करवाते हैं, यानी फूल आने से ठीक पहले तने को एकदम से लंबा कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं साइटोकाइनेंस पर। इनका सीधा कनेक्शन सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस से है। ये सबसे पहले काइनेटिन के रूप में खोजे गए थे जो ऑटोक्लेव्ड हेरिंगस्पर्म DNA से मिला था। पौधों में ये जाइटिन के रूप में पाए जाते हैं जो मक्के के दानों और नारियल पानी में मिलता है। ये उन जगहों पर ज्यादा बनते हैं जहां सेल डिवीजन बहुत तेजी से हो रहा हो, जैसे जड़ की टिप या छोटे फल। ये नई पत्तियां बनाने, क्लोरोप्लास्ट बनाने और लेटरल शूट की ग्रोथ में मदद करते हैं। इनका एक बहुत कूल काम ये है कि ये एपिकल डोमिनेंस को कम करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को सही जगह पहुंचाकर पत्तियों को जल्दी बूढ़ा होने से बचाते हैं। अब बात करते हैं इथाइलिन की, जो इकलौता गैसीय हार्मोन है। ये उन टिश्यूज में सबसे ज्यादा बनता है जो बूढ़े हो रहे हों या फल पक रहे हों। इथाइलिन फलों को पकाने का मास्टर है।
ये पकते समय रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ा देता है, जिसे रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक कहते हैं। ये बीजों और कलियों की नींद डॉर्मेंसी तोड़ता है, जैसे मूंगफली में अंकुरण शुरू करना या आलू के कंद ट्यूबर्स को जगाना। ये चावल के उन पौधों की मदद करता है जो पानी में डूबे होते हैं, ताकि उनके ऊपरी हिस्से पानी से बाहर आ सकें। खेती में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इथेफॉन के रूप में होता है, जो धीरे धीरे इथाइलिन छोड़ता है और टमाटर या सेब जैसे फलों को जल्दी पकाता है। ये फूलों और फलों के गिरने की प्रोसेस को तेज करता है, जैसे कपास या अखरोट में, और खीरे जैसे पौधों में मादा फूलों की संख्या बढ़ाकर पैदावार बढ़ाता है। सबसे आखिर में आता है एब्सिसिक एसिड, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये ग्रोथ रोकने वाला इनहिबिटर हार्मोन है। ये बीजों को अंकुरित होने से रोकता है और स्टोमेटा को बंद कर देता है, ताकि मुश्किल वक्त जैसे पानी की कमी में प्लांट खुद को बचा सके। ये बीजों को सूखने और खराब माहौल से लड़ने की ताकत देता है। एक तरह से देखा जाए तो एबीए अक्सर जिब्रेलिन्स का उल्टा काम करता है। तो आपने देखा कि कैसे ये छोटे छोटे केमिकल्स मिलकर पूरे प्लांट की लाइफ को बैलेंस करते हैं। कभी ये अकेले काम करते हैं, तो कभी एक दूसरे के साथ मिलकर या एक दूसरे के खिलाफ।